हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। मेरा नाम है अनीता अठिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन कर रहे हैं और सबसे पहले हमने भोपाल संभाग है जो उसके जो ज़िले हैं उनको स्टडी करना आरंभ किया है, जिसमें हमने सीहोर और भोपाल ज़िले को स्टडी कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं ज़िला रायसेन और रायसेन ज़िले से संबंधित सभी फैक्ट हैं जो उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी है एमपीपीएससी, व्यापम एंड अदर वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनसे मध्य प्रदेश से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो इन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपके रायसेन ज़िले से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो कवर हो सकें और आपको कोई भी डाउट ना रहे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं रायसेन जिला। जो रायसेन जिला है एक अंतर्वर्ती जिला है। अब अंतर्वर्ती जिला क्या होता है कि ऐसा जिला जो देखिए किसी भी राज्य की सीमा से इसकी सीमा नहीं लगती। तो रायसेन जिला है जो ये रहा हमारा रायसेन जिला। तो रायसेन जिला है जो इसकी सीमा अन्य किसी राज्य के साथ नहीं लगती है। तो इस प्रकार से रायसेन जिला है जो एक अंतर्वर्ती जिला है और इसकी जो सीमा है किन किन जिलों के साथ लगती है हम वो देख लेते हैं। तो जो रायसेन जिला है इसकी उत्तर पूर्व में जो सीमा है वो देखिए, ये है हमारा सागर जिला। तो उत्तर पूर्व में इसकी जो सीमा है सागर जिले के साथ लगती है और दक्षिण पूर्व में नरसिंहपुर, दक्षिण में होशंगाबाद और दक्षिण पश्चिम में जिला सीहोर और उत्तर पश्चिम में जिला भोपाल। तो इन जिलों के साथ जो रायसेन जिला है अपनी सीमा है जो साझा करता है और ये एक पूर्णतः अंतर्वर्ती जिला है। इसकी जो सीमा है अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है और जिन जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है वो हम देख चुके हैं। रायसेन जिला है जो इसमें विधानसभा क्षेत्र है, चार विधानसभा क्षेत्र हैं रायसेन जिला में। वो कौन कौन से हैं? भोजपुर, सांची, सिलवानी और उदयपुरा। ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जिला रायसेन में। आगे यदि हम रायसेन जिला है जो उसके अदर फैक्ट की बात करें तो रायसेन जिला का जो क्षेत्रफल है वो है 8,395 वर्ग किलोमीटर। 8,395 वर्ग किलोमीटर के अनुसार ये आंकड़े हैं जो 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 157 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 157। जिला रायसेन में यहाँ की जो साक्षरता है वो है 74.26%। तहसीलें रायसेन जिला में तहसीलों की संख्या है 9। कौन कौन सी तहसीलें हैं? रायसेन, गोहरगंज, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, बरेली, बाड़ी या बादी, उदयपुरा, सुल्तानपुर। ये जो तहसीलें हैं ये रायसेन जिले की हैं। 9 तहसीलें। विधानसभा सीटें 4, अभी हम देख चुके हैं। विधानसभा क्षेत्र 4 विधानसभा क्षेत्र। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो है 901। 901 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो ये रायसेन जिले का लिंगानुपात है। चलिए अब हम रायसेन जिले से संबंधित अन्य फैक्ट देखते हैं। जो रायसेन जिला है ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्व रखता है जो क्योंकि यहाँ पर भीमबेटका और सांची जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं। तो हम पहले भीमबेटका की बात करते हैं। तो जो भीमबेटका है ये एक पाषाणकालीन स्थल है और एक शैलाश्रय है, रॉक शेल्टर। शैलाश्रय अर्थात प्राचीन काल में, पाषाण काल में जो आदि मानव हैं वो यहाँ पर गुफाओं में निवास करते थे। प्रागैतिहासिक
नहीं है। और वह काल कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। अर्थात इस समय पर मनुष्य है, जो मानव है, उसने अपनी जीविका के लिए पाषाण है जो उसका प्रयोग किया। तो हमें उनके उपकरण के आधार पर ही हमने उस समय की स्टडी की। हमारे पास इस समय की कोई लिपि नहीं है कि हमें मानव के विषय में जानकारी मिल सके। तो इस समय जो पाषाण काल है, प्रागैतिहासिक काल है, उस समय जो मानव है गुफाओं में रहा करता था। और ऐसे गुफाओं की श्रेणियां हमें भीमबेटका से मिली हैं, जो कि कहाँ पर है? रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज में। ये हमें याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज से हमें जो शैलाश्रय हैं उनकी श्रेणी प्राप्त हुई है। और यहाँ पर कम से कम कितने 600 से अधिक रॉक शेल्टर हैं, शैलाश्रय हैं, और जिनमें 350 में लगभग पेंटिंग्स बनी हुई हैं। पेंटिंग्स इसमें क्या है, जो आदि मानव है उन्होंने क्या किया है, अपने दैनिक क्रियाकलाप हैं जो, जैसे शिकार, मानव द्वारा शिकार करते हुए चित्र को दर्शाया है। नृत्य, पशु पक्षी आदि के जो चित्र हैं उनको इन्होंने पेंटिंग्स के जरिए दर्शाया है। जो ये स्थल है, इसकी खोज है जो विष्णु श्रीधर पाकणकर के द्वारा की गई थी 1957 से 58 ईस्वी में। और 1990 में ये जो स्थल है भीमबेटका, इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। और जुलाई 2003 में, ये डेट हमें याद रखना है, 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल, इसमें इसे शामिल कर लिया गया। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया। तो ये डेट और ये चीज़ हमें याद रखना है। पूर्व पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के यहाँ पर हमें जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो ये था हमारा भीमबेटका, और इससे संबंधित सारे के सारे फैक्ट हैं जो हमें याद रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं रायसेन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पर क्या है, रायसेन का किला है। रायसेन का जो किला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रायसेन का जो किला है ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे 11वीं शताब्दी में राजा राजबसंती के द्वारा बनवाया गया। रायसेन का जो किला है इसे 11वीं शताब्दी में किसे राजा राजबसंती द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा राजबसंती के द्वारा यह जो किला है रायसेन का किला, वो इसका निर्माण करवाया गया था। और ये जो किला है, यहाँ पर इस किले के अंदर जो महल हैं वहाँ पर देखिए, बादल महल, हवा महल, सोमेश्वर महादेव का मंदिर, रानी महल, झंझरी महल, बरदरी महल और शिलादित्य की समाधि, धोबी महल, कचहरी महल, ये सारे के सारे जो महल हैं वो रायसेन किले के अंदर इसके परिसर में स्थित हैं। और यहाँ का जो, यदि आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात करें तो यह अद्भुत है, बहुत ही। इसमें क्या है कि जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है यहाँ का, रायसेन के किले का, इसमें क्या है कि जो पहाड़ है, पहाड़ के अंदर अंदरूनी नालियाँ बनी हुई हैं इसमें, जो कि दिखाई नहीं देती हैं। पहाड़ से के अंदर से ये नालियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ से जो पहाड़ी है, पहाड़ी से वर्षा का जल है जो इन अंदरूनी नालियों के द्वारा एकत्रित होकर जो जिला परिसर में एक कुंड बना हुआ है, ये जो पानी है बारिश का, इस कुंड में एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, लेकिन हुई है और ये अभी तक इनको देखा नहीं जा सका है। तो ये यहाँ का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन नालियों के द्वारा जो बारिश का पानी है, पहाड़ का जो पानी है, वो इस जिला परिसर में बने हुए जो कुंड है उसमें एकत्रित हो जाता है। तो ये जो यहाँ का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और यहाँ पर इत्रदार महल है। रायसेन के किले के परिसर में इत्रदार महल है। यहाँ का जो, यदि हम यहाँ के इको साउंड सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या है कि इस महल में जो दीवारें हैं, जैसे मान लीजिए एक दीवार ये है और इसके विपरीत जो दीवार होगी दूसरी, तो इनमें क्या है, आले बने हुए हैं, कुछ इस प्रकार के आले बने हुए हैं। और यदि आप इस आले में कुछ बात करेंगे
तो जो विपरीत दीवार है उसमें जो आला बना हुआ है, तो यहाँ से हम जो बात करेंगे यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। और यदि इन दीवारों के बीच दूरी की बात की जाए तो लगभग 20 फीट की दूरी है। फिर भी यदि हम इस आले में बात करें तो इस आले में हमें स्पष्ट रूप से जो आवाज़ है वो सुनाई देगी। तो ये यहाँ का इको साउंड सिस्टम है इत्रदार महल का, जो कि कहाँ पर, रायसेन के किले में स्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिन्हें हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं, हाँ, जो रायसेन का किला है इससे संबंधित एक फैक्ट और हम देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो रायसेन का किला है, शासक हुआ करते थे शिलादित्य। क्या नाम था उनका? शिलादित्य। तो ये हैं जो शिलादित्य, ये कहाँ के शासक हुए? रायसेन के। तो जब मध्य काल में खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। तो ये जो खानवा का युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच। किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर, ये हमें पता है, ठीक है। तो इनके बीच जो खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें जो राणा सांगा है इनका साथ दिया था शिलादित्य ने। इसके साथ ही ग्वालियर के विक्रमादित्य और चंदेरी के मेदिनी राय, इन्होंने भी जो राणा सांगा है इनका साथ दिया था। तो जो शिलादित्य हैं ये कहाँ के शासक थे? रायसेन के। और इन्होंने इस खानवा के युद्ध में 1527 में किसका साथ दिया था? राणा सांगा का। तो ये रायसेन से संबंधित ये एक और फैक्ट है, ये भी हमें याद रखना। 1543 ईस्वी, देखिए 1543 ईस्वी में जो शेरशाह सूरी है इसने रायसेन के दुर्ग पर आक्रमण किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। जो शेरशाह सूरी है इसने 1543 ईस्वी में रायसेन के दुर्ग पर क्या किया था? आक्रमण, रायसेन के किले पर। और उस समय जो रायसेन का किला है, ये यहाँ पर शासन किसका था? राजा पूरनमल। किसका शासन था? राजा पूरनमल। तो ये भी हमें याद रखना है कि जब शेरशाह सूरी ने रायसेन के किले पर आक्रमण किया था तो उस समय यहाँ का शासक कौन था? राजा पूरनमल। और इनकी रानी थी रानी रत्नावली। तो शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग के चारों ओर घेराबंदी की थी। शेरशाह सूरी यहाँ का किला है जो वो जीत नहीं पाया था, लेकिन उसने धोखे से जो राजा पूरनमल हैं उनको एक वचन दे करके कि आप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो राजपूत सैनिक हैं जो किले की रक्षा कर रहे हैं उसमें नियुक्त हैं हम, और साथ साथ जो राजपूत सैनिक हैं जो किले की रक्षा में लगे हुए थे उनको भी इन्होंने मरवा डाला। इस कारण से जो राजपूत सैनिक थे उनमें क्या हुआ? शेरशाह सूरी के विरुद्ध एक गुस्सा पैदा हुआ, और इसी कारण से जब कालिंजर का युद्ध हुआ था तो राजपूतों ने शेरशाह का बहुत आक्रोश के साथ डटकर क्या किया था? मुकाबला किया था। तो शेरशाह सूरी की ये एक प्रकार से शेरशाह सूरी के इतिहास में ये एक विश्वासघात है, दाग माना जाता है कि इसने विश्वासघात किया था, अपने वचन पर ये कायम नहीं रहा था। तो ये फैक्ट भी हमें याद रखना है कि शेरशाह सूरी ने रायसेन के किले पर आक्रमण किया था और उस समय वहाँ का शासक कौन था? राजा पूरनमल। अब हम बात करेंगे सांची की। जो सांची है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जैसा कि भीमबेटका को 2003 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, ऐसे ही सांची है, जो सांची के स्तूप हैं, इसे भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश के 3 जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है उसमें से 2 स्थल तो कहाँ पर हैं? रायसेन जिले में। तो इस दृष्टि से जो रायसेन जिला है ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सांची के स्तूप हैं जो यहाँ की खोज किसके द्वारा की गई थी? सन 1818 में जनरल टेलर के द्वारा सांची के स्तूप की खोज की गई थी। जो सांची है वो बेतवा नदी के किनारे
स्थित है और भोपाल से यह कितना 46 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो सांची है ये बुद्ध जगत की एक पवित्र नगरी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो स्तूप हैं है, जिसका उपयोग बौद्ध अवशेषों या बौद्ध धर्म से संबंधित कई अन्य उद्देश्यों के लिए इसका निर्माण करवाया जाता था। अब जैसे स्तूप हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, पूजार्थक स्तूप। जो शारीरिक स्तूप है उसमें क्या होता था कि जो बुद्ध हैं या फिर उनके शिष्य हैं, उनके जो अवशेष हैं, उनको शारीरिक अवशेष हैं, किसी के दांत हो गए या किसी की अस्थियां हो गई, उनको वहाँ पर रखकर और उनके ऊपर स्तूप का निर्माण करवाया जाता था। अब यदि हम सांची के स्तूप की बात करें तो सांची का स्तूप है जो, इसका निर्माण करवाया था मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप हैं जो उनका निर्माण करवाया था। फिर आगे जाकर के अन्य शासक हैं, जैसे शुंग शासक हुए, कुषाण शासक हुए, गुप्त शासक भी हुए, इन्होंने इसमें कुछ और निर्माण करवाया है, लेकिन मुख्य रूप से जो निर्माण करवाया है वो मौर्य शासक सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया है। और जो सांची के स्तूप हैं वो भगवान बुद्ध हैं जो उनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक हैं। और जो अभिलेख हैं वहाँ पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उसमें इसे काकना दा बोट कहा गया है। तो ये शब्द भी हमें याद रखना है कि सांची के स्तूप हैं उसमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण का ये प्रतीक है और अभिलेखों में इसे क्या कहा गया है? काकना दा बोट। तो ये शब्द भी हमें याद रखना है। तो जो सांची के स्तूप हैं इसे कहाँ यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है। वो भी कब? 1989 में। इसे कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था? 1989 में। संख्या है वो कितनी है? 3। जो बड़ा स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप है, उसका व्यास कितना है? 36.5 मीटर और ऊंचाई है 16.4 मीटर। इसकी जो रेलिंग है, ये जो चारों ओर ये रेलिंग बनी हुई है, ये शुंग शासकों के द्वारा बनवाई गई है। किसके द्वारा बनवाई गई है? शुंग शासकों के द्वारा। और जो तोरण द्वार हैं, इसके चारों ओर ये तोरण द्वार बने हुए हैं, चारों कोनों पर ये क्या है? तोरण द्वार। और इन तोरण द्वार पर क्या? जातक कथाओं को दर्शाया गया है। जातक कथाएं क्या है? जातक कथाएं भगवान बुद्ध से संबंधित, इनके पुनर्जन्म से संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये जो रेलिंग है ये, इसे क्या कहा गया है? सगुन वेदिका कहा गया है, जिसे किसके द्वारा बनवाया गया है? शुंग शासकों के द्वारा। और मुख्य रूप से इसका जो निर्माण है वो हम देख चुके हैं कि मौर्य वंश के जो शासक सम्राट अशोक हैं उन्होंने इसका निर्माण, इसकी शुरुआत करवाई थी। और ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है हर्मिका। क्या कहलाता है? हर्मिका। और ये सबसे ऊपरी भाग ये कहलाता है छत्र या छत्रक। इसे क्या कहा जाता है? छत्रक। और ये तोरण द्वार। यहाँ पर जो अशोक स्तंभ है उसके दक्षिणी प्रवेश द्वार के पास स्थित है। और जो ये अशोक स्तंभ है ये क्या है कि बिल्कुल सारनाथ स्तंभ के समान ही है, और जो कि किसमें? ग्रीक और बौद्ध शैली में ये बना हुआ है। और यहाँ पर जो स्तूप संख्या 2 है, तो स्तूप संख्या 2 और 3 है जो, ये इनका निर्माण है जो वो शुंग काल में हुआ है। स्तूप संख्या 2 और 3 हमने देखा कि यहाँ पर मुख्य रूप से कितने स्तूप हैं? 3। तो स्तूप संख्या 2 और स्तूप संख्या 3 इनका निर्माण किस समय पर हुआ? शुंग काल में। और जो मुख्य स्तूप है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्तूप संख्या 1 के पास मतलब जो काफ़ी लघु स्तूप हैं, और इसी के पास एक गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ भी है। तो ये बात भी हमें याद रखना है। और जो ये स्तूप हैं अर्धगोलाकार गुंबद युक्त हैं ये। और स्तूप क्रमांक जो 3 है
स्तूप क्रमांक 3 है, इसका धार्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जो भगवान बुद्ध हैं उनके 2 शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन, कौन कौन? सारिपुत्र और महामोगलायन, जो भगवान बुद्ध के ये शिष्य हैं, इनकी जो अस्थियां हैं या इनके जो अवशेष हैं वो यहीं पर मिली थी। महामोगलायन, इनके जो अवशेष हैं वो यहीं पर प्राप्त हुए थे। और यहाँ पर बौद्ध विहार, अशोक स्तंभ के अलावा महापात्र गुप्तकालीन मंदिर संग्रहालय, यहाँ पर सांची में काफ़ी अन्य दर्शनीय स्थल हैं। तो ये हुआ और यहीं पर जो सम्राट अशोक हैं इनकी शादी भी हुई थी। और क्योंकि जो सांची है स्थित हैं, ये रायसेन की बरेली तहसील में स्थित हैं, पाटनी गांव में। बरेली तहसील के पाटनी गांव में ये गुफाएं स्थित हैं, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। और इन्हें ये जो गुफाएं हैं इनकी पुरातत्व विभाग द्वारा इस गुफा की जो खोज है कब की गई थी? 2009 में। 2009 ईस्वी में इनकी खोज की गई थी। और ये जो गुफाएं हैं जैन धर्म से ये गुफाएं संबंधित हैं। और इनकी जो लंबाई है लगभग 1 किलोमीटर है और जो भीमबेटका के समान ही हैं। इनकी जो समानता है भीमबेटका गुफाओं के समान ही है ये जो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं हैं। तो कहाँ पर स्थित हैं ये? रायसेन की बरेली तहसील के पाटनी गांव में। और इनका संबंध है जैन धर्म से, ये हमें याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं भोजपुर मंदिर। जो रायसेन है, रायसेन में भोजपुर या भोजेश्वर मंदिर है, जो कि बेतवा नदी के किनारे ये जो भोजपुर है, भोजपुर में सप्तविश्व का जो शिवलिंग है ये मंदिर है, इसे कहा जाता है भोजेश्वर मंदिर। और ये जो शिवलिंग है यहाँ पर इस मंदिर में, ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। और इसे उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। और जो यह नगर है भोजपुर, ये बेतवा नदी के किनारे ही ये बसा हुआ है। और जो शिवलिंग है ये 7.5 फीट ऊंचा है। और ये जो 11वीं शताब्दी में ये निर्मित हुआ था। जो धार का जो प्रसिद्ध परमार वंश है उसके जो शासक हुए थे राजा भोज, परमार राजा भोज, इनके द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी। और इस जो भोजपुर में ये मंदिर है इसे भोजपुर मंदिर या फिर भोजेश्वर मंदिर कहा जाता है। तो भोजपुर से संबंधित ये फैक्ट हमें याद रखने हैं। और यहाँ का जो शिवलिंग है क्या है? विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, वो भी कितना? 7.5 फीट ऊंचा है। तो ये सारे फैक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। और इसे क्या उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट फैक्ट्री है जो ये मंडी द्वीप में स्थित है। रायसेन के मंडी द्वीप में ये फैक्ट्री स्थित है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट फैक्ट्री। और ये एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। इससे संबंधित ये फैक्ट याद रखना है। और यदि रायसेन जिले के कुचवाड़ा ग्राम की बात करें तो यहाँ पर आचार्य रजनीश, जिन्हें कि हम ओशो के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? ओशो। आचार्य रजनीश को ओशो के नाम से जाना जाता है। तो रायसेन जिले का जो कुचवाड़ा ग्राम है वहाँ पर जो ओशो हैं आचार्य रजनीश, इनका ये जन्म स्थान है। अब हम देखेंगे गिन्नौरगढ़ का किला। अब हम किसकी बात करेंगे? गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ का किला भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? गिन्नौर पहाड़ी है और वहीं पर ये किला बना हुआ है जिसे कहा जाता है गिन्नौरगढ़ का किला। और जो ये किला है ये 13वीं शताब्दी में महाराजा उदय बर्मन के द्वारा इसे बनवाया गया था। किसके द्वारा? उदय बर्मन या फिर उदय वर्धन, कहीं कहीं उदय बर्मन दिया गया है और कहीं कहीं पर उदय वर्धन दिया गया है ये नाम। तो इनके द्वारा जो ये किला है निर्मित किया गया था। और इसे है जो
तोतों का किला भी कहा जाता है, क्योंकि इस किले में काफ़ी संख्या में जो तोते हैं वो पाए जाते हैं। और इसी कारण गिन्नौरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है? तोतों का किला। तो इससे संबंधित ये फैक्ट याद रखना है कि इसे 13वीं शताब्दी में उदय बर्मन के द्वारा बनवाया गया था और इसे तोतों का किला कहा जाता है। किसे? गिन्नौरगढ़ के किले को। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, ये देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, ये कहाँ पर स्थित है? मंडीदीप, रायसेन में। रायसेन के मंडीदीप में देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थित है, जो कि किस देश के सहयोग से बनवाया गया? तो ये बनवाया गया जापान के सहयोग से। तो ये हमें याद रखना है कि देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ पर है? मंडीदीप, रायसेन में। मंडीदीप, रायसेन में। और किस देश के सहयोग से बनवाया गया? ये बनवाया गया जापान के सहयोग से। मंडीदीप है जो रायसेन का, ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, ये भी हमें याद रखना है। रातापानी अभ्यारण्य, यदि हम रातापानी अभ्यारण्य की बात करें तो इसे क्या है? बाघ परियोजना के लिए प्रस्तावित किया गया है। बाघ परियोजना के लिए रातापानी अभ्यारण्य। और ये एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे बाघ परियोजना के लिए इसे प्रस्तावित किया गया है, जो कि कहाँ पर है? रायसेन जिले में। तो रातापानी अभ्यारण्य को बाघ परियोजना के लिए प्रस्तावित किया गया है, जो कि रायसेन जिले में है। तो ये थे हमारे रायसेन जिले से संबंधित फैक्ट। आई होप आपको सारे के सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।